बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन। तो एन के कौन कौन से मशहूर फंक्शंस हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम चंद इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। उनमें सबसे पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट के हवाले से हम ये बात करेंगे कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी के हमारे एरे का साइज या लिस्ट का साइज या ग्राफ का साइज कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हमारे पास ये जो आंसर आए ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आए। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक एरे है और आपको डिटरमिन करना है कि इसके टॉप पर जो एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू, ठीक, या फिर इसके एंड में जो एलिमेंट रखा हुआ है, यानी जितने भी इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं लेकिन इस वक्त कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी 15 रखा हुआ है, तो हमें मालूम करना है कि 15th पोजीशन पर क्या वैल्यू, यानी लास्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू। तो ये जो है, अब जितना भी आपके पास एरे का साइज बढ़ जाए, आपको क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, वहां से वैल्यू उठानी है और डायरेक्टली उस पोजीशन पर जाके आपको जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये दो तीन ऑपरेशंस हैं जो कि फिर कांस्टेंट ही रहेंगे, चाहे आपका जो एरे का साइज है कितना भी इंक्रीज हो जाए। या सपोज करें आपके पास एक ट्री है और आपको उसके जो है रूट के जो टू चिल्ड्रन है वो आपको डिटरमिन करने हैं। तो अब ट्री की लेंथ कितनी भी बड़ी हो जाए, ये जो है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो जहां भी कहीं आपके पास वैल्यू आ रही है जो कि आजाद है एन से, एन नहीं आ रहा उसमें, बल्कि आ रहा है 355 या 79 या 1000, तो फिर ऐसे इस तरह की वैल्यूज को हम लेते हैं कांस्टेंट और उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट का कोई भी नंबर आए लेकिन हम उसको वन ही कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पहला फंक्शन। अच्छा, दूसरा जो इससे हैवी है वो है लॉग एन। और लॉग एन की कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो काइंडली वहां से जाके उसको देख लें। अच्छा, उसके बाद है लीनियर फंक्शन एन, कि आपके पास जो भी इनपुट साइज होगा वही उतनी ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी की कीमत अदा करनी है। यानी ठीक है, एन अगर 500 है तो 500, 1000 है तो 1000, 750 है तो 750, 1 मिलियन है तो 1 मिलियन। तो जो एन होगा वही आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू है। अच्छा, एन लॉग एन, एन लॉग एन को पढ़ते इसी तरह से है, एन लॉग एन, ये इसमें, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू। अच्छा, ये एन से कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देखिए एन अपनी जगह है, फिर ये लॉग एन से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आंसर ग्रेटर ही आएगा इससे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एन स्क्वायर। आपको पता है कि लॉग एन जो होता है वो एन के मुकाबले में लेस कॉम्प्लेक्स होता है। तो एन लॉग एन जो है वो एन मल्टीप्लाई बाय एन से कम कॉम्प्लेक्स हो, एन मल्टीप्लाई बाय एन हो गया एन स्क्वायर। इसी तरह से एन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन, एन क्यूब, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है 2 raised to the power n, कि आपका जो इनपुट साइज है वही पावर में चला गया। तो हम लोग तो इनपुट साइज के लिहाज से बनाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन, और इनपुट साइज तो अनबाउंडेड होता है, वो तो इंक्रीज करता रहता है करता रहता है। आज आपके पास 1000 कस्टमर है, कल 3000 हो गए, फिर 7000 हो गए, 10,000 हो गए। तो एन तो इंक्रीज करता रहेगा जिसके हिसाब से आपने पूरे तमाम प्रोग्राम लिखा है, एल्गोरिथम लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आता है बहुत ही खौफनाक फैक्टोरियल फंक्शन, जिसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एन की पावर एन। जी, ठीक है। फैक्टोरियल को छोड़ के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और कांस्टेंट को छोड़ के जो कि एक ही वैल्यू रहेगी, तो हम यहाँ पर इन 6 फंक्शंस को देखते हैं और क्या रिलेशन देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिस्ट आउट कर ली है फंक्शंस, एन, लॉग एन और ई। अच्छा, ठीक है, आप सोच रहे होंगे लॉग एन लेस कॉम्प्लेक्स होता है एन से, तो अगर तरतीब है तो फिर लॉग एन ऊपर और एन नीचे होना चाहिए। लेकिन चले थोड़ा सा इसको आप परेशान करने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं, हो सकता है ऑर्डर कहीं और भी आपको डिस्टर्ब करे, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में लिखा है वो अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आपको सबसे नीचे लॉग एन ही नजर आ रहा है, ये जो पर्पल साइन वाला है ना। ठीक। अच्छा, अब इस ग्राफ में क्या है कि एक साइड पे आपके पास एन है जो आपका इनपुट साइज है, सपोज करें जो एरे जिसको आप सॉर्ट कर रहे हैं ना उसमें जो एलिमेंट्स है वो एन है, और दूसरी साइड पर हम प्लॉट कर रहे हैं एफ ऑफ एन।
अब एफ ऑफ एन कभी लॉग एन है, कभी एन लॉग एन है, कभी एन स्क्वायर है। तो ये सब, ये जितने भी फंक्शंस है राइट साइड पे एफ ऑफ एन के, वो सब इन टर्म्स ऑफ एन डिफाइन हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मिसाल के तौर पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 5। हाँ, 5 ले लेते हैं। तो आप ये देखें कि सबसे नीचे आपके पास है, ये सबसे नीचे है आपके पास लॉग एन, और लॉग एन के ऊपर है आपके पास एन, एन के ऊपर है एन लॉग एन, और उसके ऊपर है एन स्क्वायर। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास है 2 रेज़ टू द पावर एन। ये जो आपको मैरून से कलर में दिया हुआ है, और जो पर्पल वाला है, ये है एन क्यूब। ये है एन क्यूब, और ये है 2 की पावर एन। जबकि हमको पता है कि 2 की पावर एन जो है, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एन क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा नजर आ रहा है कि एन क्यूब हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। 7 और 8 वगैरह के लिए मैं यहाँ पे, यहाँ मुझे नजर आ रहा है। इतने पे आगे की वैल्यूज के लिए मुझे ये अभी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये 250 तक है। 250 तक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं इसको, 500 के फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, जब हम 500 के फ्रेम में आए, ठीक है, तो यहाँ भी ये नजर आ रहा है कि एन क्यूब जो है, एन क्यूब बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्मॉलर वैल्यूज के लिए। यानी अभी मेरे पास 6 के ऊपर इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पर है, 2 रेज़ टू द पावर एन की। लेकिन ये आप देखें, एन क्यूब की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, एन क्यूब 6 की पावर क्यूब, और 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 होता है 64, लेकिन 6 की पावर क्यूब कितना होता है? ये हो गया 260। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू 6 वैल्यू के लिए एन क्यूब जो है, वो हमें 216 दे रहा है, जबकि 2 की पावर एन जो है वो हमें 64 दे रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। जब हमने आगे चल के देखा, यानी तकरीबन वैल्यू 10 के लिए, या 10 से थोड़ा सा कुछ कम, ठीक है, तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन करीब आ गए हैं। मिसाल के तौर पे एन क्यूब, जहाँ पे एन की वैल्यू 10 है, तो एन क्यूब हमें दे रहा है 10 की पावर 3, यानी कि 1000। और 2 की पावर एन, तो 2 की पावर 10, ये हमें दे रहा है 1024। तो यानी 10 से थोड़ा सा पहले ये आपस में जाके गले मिल गए हैं, दोनों फंक्शंस आपस में मिल गए हैं जाके। अब सूरत हाल ये है कि जब हम इस फ्रेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जनाब 2 की पावर एन जो है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू एन क्यूब। एन क्यूब जो है पीछे रह गया है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 11 की, तो अगर हम 11 को देखते हैं, तो एन क्यूब हमें कहीं यहाँ पे लाई करता हुआ नजर आए, लेकिन 2 की पावर एन वहीं पे इधर भी कहीं पहुंचा। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ जो है ये फंक्शन ग्रो करना शुरू हो गया है, 2 रेज़ टू द पावर एन। इसका मतलब है, अगर फ्रेम को थोड़ा सा और बड़ा करूं, तो एन क्यूब बहुत नीचे आ चुका होगा, और 2 रेज़ टू द पावर एन जो है, वो बहुत तेजी से आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। जैसे देखें, यहाँ पर अभी आपको एन स्क्वायर तो फिर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। एन स्क्वायर तो, बाकी तो सारे बेचारे बहुत ही करीब करीब आ गए जब आपने बड़ा फ्रेम किया। तो बाकी जो है वो तो सब बहुत करीब आ गए। एन स्क्वायर फिर भी थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है। देन एन क्यूब, काफी फासला है एन स्क्वायर और एन क्यूब का। और फिर 2 रेज़ टू द पावर एन जो है, वो तो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, स्मॉलर वैल्यूज पर ही वो बहुत बड़ा रिजल्ट में वैल्यूज दे रहा है। तो ये होता है जनाब क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट का क्या मतलब है कि आपके पास वो पॉइंट जिसके बाद आपके पास ये चीज क्लियर हो जाए कि कौन सा फंक्शन जो है वो फास्ट है, और कौन सा फंक्शन उसके कंपैरेटिवली स्लो है। ठीक है, बाल दफा धोखा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा एन क्यूब और 2 की पावर एन में हमें धोखा हुआ। एन क्यूब हमें फास्ट नजर आ रहा था 2 की पावर एन के मुकाबले में, लेकिन जब वो 10 वाला क्रॉस ओवर पॉइंट आया, तो उसके बाद
ये चीज अजहर मिन शम्स हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, सूरज की तरह रोशन हो गई कि हमारे पास एन क्यूब लेस कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एज कंपेयर टू 2 की पावर n। तो ये होती है अहमियत क्रॉस ओवर पॉइंट की, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।